हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो बच्चों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर नंबर 2 में। जिस चैप्टर का नाम है, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन दो पार्ट में इसको ब्रेक किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड। ठीक है। तो होपिंग दैट यार कि जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो सारा का सारा आपके भेजे में घुस गया होगा। नहीं घुसा तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए और फिर इस लेक्चर को अटेंड करिए। ठीक है। अ, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको अपन कह रहे हैं, मैं बार बार वही नाम बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से वही आदत पड़ी हुई है ना। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हो। एक तो फिक्स आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की, और इसी वजह से बच्चों, सिंस वेटेज अच्छा खासा है, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आपको ट्रस्ट में उतना ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों बुक्स वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एचसीवी वगैरह कर लीजिए, आप उसको करते रहिए। और अभी अभी हालांकि इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एचसीवी के अंदर, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जब अपन पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो पहले अपन वहां तक पहुंचते हैं और फिर आप एचसीवी करना स्टार्ट करिएगा। आपको डीपीपी मिल रही है, तो बच्चों पहला काम आपको डीपीपी करना है। मॉड्यूल अगर आपके पास है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं डीपीपी से पहले, अदरवाइज डायरेक्ट डीपीपी आप करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग मेंस की पीवाईक्यू या फिर एचसीवी, दोनों में से कोई भी एक आप लगा लीजिए। ठीक है ना। और फिर बाद में एडवांस की पीवाईक्यूज आप करिए। ठीक है भाई, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, क्या पढ़ेंगे भाई? आज मैं लिख देता हूं पहले। आज का टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है ना भाई, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक जिसका हमें बहुत इंतजार था, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो ये दो टॉपिक है जो कि आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखिए। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, जहां जहां देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जहां जहां 11th का अगर कोई पार्ट काम आ रहा है और उसको कम समय में समझाया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, उसमें कुछ 11th के एक दो कॉन्सेप्ट काम आएंगे। मैं पहले आपको उनके बारे में बता देता हूं और फिर हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जहां जहां पर मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं ना, 11th के जो जो छोटे छोटे से पार्ट्स बताते जा रहा हूं, तो ट्रस्ट में एट द एंड ऑफ सेशन आपको रियलाइज होगा कि आपने 11th का बहुत सारा पार्ट रिवाइज कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। और इसके अलावा जहां जहां हम 11th का आपको छोटा छोटा सा पोर्शन बताते जा रहे हैं, जो जो टॉपिक आपको काम आ रहे हैं ना, वो आप सेपरेटली कहीं ना कहीं लिखते रहिए। कॉपी के एंड में लिख लीजिए या फिर कहीं पर भी आप लिख लीजिए, लेकिन उसको सेपरेटली लिखिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार, ये टॉपिक जो है ना मेरा थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है। ठीक है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने वेक्टर के बारे में बताया था, है ना। तो आज भी मैं थोड़ा सा उसी के बारे में ही बात करूंगा, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है टॉर्क। नाम सुना है टॉर्क? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। देखिए, तो सबसे पहला काम होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्या मैंने पोजीशन वेक्टर पिछले लेक्चर पर लिखा दिया है क्या? नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि आगे आज ये काम आएगा, आज नहीं तो फिर कल काम आएगा। ठीक है ना, इसलिए पहले इसको देख लो एक बार, बिल्कुल छोटी सी बात है। पोजीशन वेक्टर, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पोजीशन एंड वेक्टर। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसी को ही अपन कहते हैं पोजीशन वेक्टर। समझ गए बात को? पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब मैथ्स में याद करिए, आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जवाब है उसके कोऑर्डिनेट से। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसका मतलब आपको उसकी पोजीशन पता है। सही बात है बिल्कुल। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख दें तो उसी को बच्चों पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट जो है ना बच्चों, ये है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए उसके हैं बच्चों 2,3,4, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2, वाई कोऑर्डिनेट 3, जेड कोऑर्डिनेट 4। यही होता है ना भाई। तो इसी को ही अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे ना बच्चों, तो एक्स की तरफ कितना है 2 है, एक्स की तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है? आई कैप होती है। वाई की तरफ कितना है 3, वाई की तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है? जे कैप। जेड की तरफ 4 और डायरेक्शन कौन सी होती है? के कैप।
तो बच्चों इसी को ही इसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना ही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, अंडर रूट में सिंस x वाला, y वाला, z वाला तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ करके रूट ले लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29, तो अंडर रूट में 29 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर डाउट कैसे पूछेंगे। तो बच्चों डाउट के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है ना, क्लास के अंदर लेक्चर आप देख रहे होंगे, तो उसमें देखना एक छोटा सा आइकन बना हुआ है नीचे की तरफ, तो कहते हैं आस्क डाउट नाम से, है ना। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, फिर वहां से जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी स्लाइड्स आ जाएंगी, जो नोट्स वाली स्लाइड्स होंगी, उनके नीचे जाकर के प्लस का साइन बना हुआ होगा, तो उस प्लस के साइन पर आप क्लिक करके उस स्लाइड से रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उन डाउट्स को आपको आंसर कर पाए। ठीक है, बट अगर मान लीजिए इंस्टेंटली आंसर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप वेट करिए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। ठीक है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना भाई, ऐसा मत पूछ लेना सर आज कौन सी पिक्चर देखूं, ऐसा नहीं पूछना। ठीक है, उसका आंसर थोड़ा ना करेंगे यार हम। ठीक है ना भाई, चलो तो मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ 29, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा तो मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अगर मान लो बच्चों सपोज दैट, क्या लिखें बताओ, कोऑर्डिनेट कुछ भी लिख दें, चलो लिख देते हैं 5,1,2। इसके इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो? जवाब है यस, बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i कैप जे कैप प्लस 2। समझ में आ गई ना बात बच्चों, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना। ठीक है, तो पहली चीज आपने आज क्या सीखी, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना होता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है, आप उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है के बारे में बात करते हैं ना भाई। देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा ऑलवेज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स गिवन पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा बच्चों रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ होगी। का पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब मैं रेफरेंस पॉइंट, मेरे रेस्पेक्ट में अगर मुझे आपका पोजीशन वेक्टर लिखना हुआ, तो उस एरो की डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी। मैं रेफरेंस पॉइंट हूं तो मेरे से शुरू होगा वो एरो, और कहां पर खत्म होगा, तुम पर जाके खत्म होगा। ठीक है ना, तो रिमेंबर, जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से एरो को शुरू करके उस पॉइंट पर खत्म करना है बच्चों, जिसका आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना भाई, समझना। देखो भाई फिजिक्स ना बहुत प्यार से पढ़ो, और मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगी अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करोगे तो। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आपका टाइम देना जरूरी है सब्जेक्ट को, तभी जाकर के फिजिक्स में मजा आने लगेगा आपको। ठीक है ना, आई एश्योर यू, अगर आपने सही टाइम दिया है, सही से पढ़ाई की है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ अगर आप वो करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका एट द एंड ऑफ सेशन आप खुद को ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका सब्जेक्ट पहले से इंप्रूव हो चुका होगा। ठीक है ना भाई, ट्रस्ट, हैव फेथ ऑन मी। ठीक है, चलिए देखो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है भाई, है ना, तो मुझे पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो अब ओरिजिन से रेफरेंस, अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर कहां से शुरू होता है, रेफरेंस पॉइंट से, कहां पे खत्म होता है, उस पॉइंट पर खत्म होता है। ये लीजिए भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट से शुरू करके अपने उस पॉइंट पर खत्म कर दिया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ गया बात को। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको हमेशा एरो बनाना है, अगर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है तो उस एरो की शुरुआत रेफरेंस पॉइंट से होगी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं, और वो एरो कहां पर खत्म करना है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा जी, अब बच्चों ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके अलावा ना इसमें एक और चीज होती है, बता दूं आपको हो तो, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, आर पी क्यू, ऐसे लिखा है,
आर वेक्टर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर। अभी किसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों, उसको समझना। ये होता है पोजीशन वेक्टर। इसको देखो, इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद इसको ड्रॉ कैसे करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। तो बताइए पहले तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट। तो जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है ना बच्चों, वो अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है वो अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम क्यू के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो क्यू हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। किसका लिख रहे हैं? पी का लिख रहे हैं तो पी गिवन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। अब ये अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्यू मान लेते हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अपना ओरिजिन है। अगर मैं आपसे कहूं कि पी का पोजीशन वेक्टर मुझे ओ के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना, पी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। तो बताइए एरो कहां से शुरू होगा? जिसके रेस्पेक्ट में आपको लिखना होता है हमेशा एरो वहां से शुरू करना है। किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? ओ के रेस्पेक्ट में। तो ओ से एरो को अपन शुरू करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे भाई? उसको पी तक लेके जाएंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों पी का पोजीशन वेक्टर। हाँ, समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, इसी तरीके से मुझे दूसरी चीज क्या देखनी है? क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना है मुझे ओ के रेस्पेक्ट। तो बताइए किसका लिखना है? क्यू का। किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? ओ हुआ। जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है वो रेफरेंस पॉइंट। तो मुझे क्यू का लिखना है ओ के रेस्पेक्ट में। तो एरो कहां से शुरू होगा? एरो इधर से शुरू होके इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आर क्यू वेक्टर। ठीक है ना। अब मुझे क्या लिखना है? आर पी क्यू लिखना है, मतलब क्यू के रेस्पेक्ट में लिखना है बच्चों। किसका? पी का। तो रेफरेंस पॉइंट आप खुद से 1 मिनट का समय देकर के सोचिए कि जब मुझे पी का क्यू के रेस्पेक्ट में लिखना है तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ? किसके रेस्पेक्ट में लिखना है सर? क्यू के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्यू हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब याद करो पोजीशन वेक्टर का कहां से शुरू होता है? रेफरेंस पॉइंट से। कहां पर खत्म होता है? उस पॉइंट पर खत्म होता है जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो मुझे किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है भाई? पी का। किसके रेस्पेक्ट में? क्यू के रेस्पेक्ट में। ये अपना आर पी क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना? आर। समझ गए बात को? क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, क्या तुमको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है। दूसरी चीज हमने सीखी कि पोजीशन वेक्टर को जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है रेफरेंस पॉइंट कहेंगे उसको, वहां से एरो शुरू करके उस पॉइंट पर खत्म करना है बच्चों का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। होपिंग दैट ये बातें आपने अपनी कॉपी में लिख ली होंगी। ठीक है ना। तो जो आपने लिखा, जो मैंने बोला, आप उसको लिखिए और उसको ना 5 बार पढ़ो कम से कम, ताकि आप इस डायग्राम को समझ पाओ, क्योंकि ये डायग्राम ना आपको यहाँ पर भी काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा और 11th में भी काम आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने बच्चों एक और रूल पढ़ा होगा, ट्राइंगल रूल, है ना। ट्राइंगल रूल क्या कहता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा टाइम टाइम पर। सबसे पहले देखिए बच्चों ट्राइंगल रूल। अभी ट्राइंगल रूल क्या बीमारी है भाई? तो बच्चों ट्राइंगल रूल ना वेक्टर की बीमारी है बेसिक। किसकी बीमारी है? वेक्टर की। क्या बीमारी है ये? ये बोलता है कि कोई भी 2 वेक्टर है बच्चों, है ना। एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। ठीक, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर, ये कोई भी 2 वेक्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल रूल ऐसा कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल की 2 सक्सेसिव साइड से अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि ये वाला ये वाली साइड किसको बता रही है? पी वेक्टर को। ये वाली साइड किसको बता रही है? क्यू वेक्टर को। रिमेंबर, दोनों एक ऑर्डर में होने चाहिए। कहां पर होने चाहिए? एक ही ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चलते जाओ अगर आप चलते जा रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, तो कभी भी ना आपको ये वाला जो हेड है ना, हमेशा टेल से हेड की तरफ चलते जाएं बस अपन। किधर से किधर? टेल से हेड की तरफ चलते जाना है। टेल से हेड की तरफ। ठीक है, टेल से किधर जाना है? हेड की तरफ जाना है। ठीक है, तो टेल से हेड की तरफ चलते जाइए तो वो सारे के सारे एक ही ऑर्डर में होंगे। जैसे कि देखिए, आप यहां से चलना शुरू करिए तो टेल से हेड पर जा रहे हैं। ठीक है,
फिर आप यहाँ से चलना शुरू करिए, तो क्यू के लिए भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, टेल से हेड पर जा रहे हैं। सही बात है बिल्कुल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको अपन कहेंगे कि वो एक ऑर्डर में है। ठीक है, जरा इसको देखना बच्चों, इसको देखना एक बार, इसको देखना, सोचना भाई। यहां से आपने चलना शुरू किया, आप पहले इधर गए, ठीक है सर, एक ही ऑर्डर में है। फिर इधर गए, देखो इसमें भी टेल से हेड जा रहे हैं, इसमें भी टेल से हेड जा रहे हैं, तो पी और क्यू ना एक ही ऑर्डर में हो गए। समझ गए बात को? तो पी और क्यू एक ही ऑर्डर में हो गए। लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचूंगा और फिर मुझे अगर इधर जाना पड़ा, बता सकते हो क्या, ये जो तीसरा वेक्टर है इसके लिए मैं किधर से किधर जा रहा हूं? देखो इसका हेड यहां पर है, इसकी टेल यहां पर है, तो इस वाले केस में मैं हेड से टेल की तरफ जा रहा हूं। किधर से किधर जा रहा हूं? हेड से टेल की तरफ। जबकि हमने क्या कहा था कि टेल से हेड की तरफ जाना है। तो क्या इसका और इसका ऑर्डर सेम है? तो जवाब है नहीं। क्या इसका और इसका ऑर्डर सेम है? तो जवाब है नहीं। तो इसको अपन कहेंगे कि यह अपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर है? इसका मतलब जिन जिन वेक्टर के लिए अगर मुझे टेल से हेड जाना पड़ रहा है तो वो एक ही ऑर्डर में होंगे, जिनके लिए हेड टू टेल जाना पड़ेगा वो अपोजिट ऑर्डर में होंगे ट्राइंगल में घूमते वक्त। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, इसका मतलब ये एक ही ऑर्डर में है, और इसको मैं नाम देता हूं आर वेक्टर, ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया। बात समझ में आ गई? तो जरा मुझे बताना बच्चों, कौन कौन एक ही ऑर्डर में है इसमें? थोड़ा सोच के बताना मेरे को, थोड़ा सोच के बताना। बताओगे पक्का? चलो, ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर। बताओ कौन कौन एक ही ऑर्डर में है? ऑर्डर का मतलब समझ गए? अगर उस लूप में आप घूम रहे हो तो जिन जिन के लिए टेल टू हेड चलना पड़ रहा है तो वो एक ही ऑर्डर में है, जिनके लिए हेड टू टेल चलना पड़ रहा है वो अपोजिट ऑर्डर में हो गए। ठीक है, बताओ जरा। ए वेक्टर, नहीं यार एक काम करना, ये तुम मुझे कमेंट में बताना कि कौन से ये तुम मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से कौन कौन एक ही ऑर्डर में है। इसका आंसर मैं अगले लेक्चर पर करूंगा भाई, ठीक है ना? कौन कौन एक ही ऑर्डर में है आपको ये समझ गए ना क्या करना है? लूप में घूमना है, जिनके लिए टेल टू हेड जा रहा है वो सब एक ही ऑर्डर में है, जिनके लिए हेड टू टेल जाना पड़ रहा है वो अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर है भाई ये बात? तो मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन एक ही ऑर्डर में है। ठीक है, ओके। अब ट्राइंगल रूल पर आते हैं। ट्राइंगल रूल क्या कहता है? ये बोलता है कि जो एक ही ऑर्डर में है, जो एक ही ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में कौन कौन है? पी और क्यू, ये सेम ऑर्डर में है, इनका सम ये एक ही ऑर्डर में होने चाहिए। इनका जो सम होगा ना वो अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होगा। अपोजिट ऑर्डर में कौन है? आर वेक्टर। समझ गए ट्राइंगल रूल क्या है? तो जिन वेक्टर के लिए, जिन वेक्टर्स के लिए जो एक ही ऑर्डर में है उनका सम उसके इक्वल होगा जो अपोजिट ऑर्डर में है। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, दोनों के लिए टेल टू हेड जाना पड़ रहा है, टेल टू हेड जाना पड़ रहा है। सही बात है? जबकि जबकि लूप में घूमते वक्त, ट्राइंगल में घूमते वक्त मुझे अगर ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, तो देखो बच्चों मुझे आर के लिए हेड टू टेल जाना पड़ रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर में हो गया ना। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो ये एक ही ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, चलिए, तो ट्राइंगल रूल बस यही कहता है कि सेम ऑर्डर वालों का सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? बता सकते हो क्या? इस वाले ट्राइंगल के बारे में क्या विचार है तुम्हारे? जरा अपने विचार प्रकट करिए। इस वाले ट्राइंगल के बारे में क्या विचार है, बताओगे जरा? बताओ जरा इस ट्राइंगल के बारे में क्या विचार है? ट्राइंगल में घूम के देखो, जिनके लिए टेल टू हेड जाना पड़ रहा है वो एक ऑर्डर में है, जिनके लिए हेड टू टेल जाना पड़ रहा है वो अपोजिट ऑर्डर में। चलो कहीं से भी शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। देखो मैं इसके लिए टेल टू हेड जा रहा हूँ, सही बात है बिल्कुल। और फिर मैं जब ट्राइंगल में घूमूंगा तो मुझे इसके लिए भी टेल टू हेड जाना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब R1 वेक्टर और R3 वेक्टर ये एक ही ऑर्डर में है। इनका जो सम होगा ना, देखो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मुझे इसके लिए हेड टू टेल जाना पड़ रहा है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया, तो ये ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है ना। सेम ऑर्डर वालों का वेक्टर सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर हो, बस यही ट्राइंगल लॉ है। तो जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, अगर ऐसे तीन वेक्टर बता सकते हो एक ही ऑर्डर में कौन कौन है? कहीं से भी चलना शुरू कर दो जहां से तुम्हारा मन करे। सर हम तो यहां से चलेंगे, चलो ठीक है।
इधर से इधर गए, पहले इधर से किधर जा रहे हैं, टेल टू हेड जा रहे हैं, ठीक है। तो R1 वेक्टर के लिए मैं उन सभी वेक्टर को एक साथ लिख रहा हूं जिनके लिए मुझे टेल टू हेड जाना पड़ रहा है, ठीक है ना भाई। तो पहले R1 वेक्टर के लिए मैं टेल टू हेड गया, फिर R2 वेक्टर के लिए ध्यान से देखो किधर से किधर जा रहे हैं अपन, यहां पर भी टेल टू हेड जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसी के ऑर्डर में ही हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर यहां से देखो, यहां से यहां तक गए अपन, टेल टू हेड ही चल रहे हैं अभी भी, फिर अपन इधर से इधर आएंगे, अभी भी किधर आ रहे हैं, टेल टू हेड आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसी के ऑर्डर में है। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होता है भाई, सर इन तीनों का जो सम होता है ना वो अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होता है। इसमें कोई अपोजिट ऑर्डर वाला है क्या, नहीं है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला नहीं है, इसका मतलब वो जीरो है, ठीक है। इसका मतलब यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आएगा, क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा, अगर सबके सब एक ही ऑर्डर में होंगे ना बच्चों, सबके सब अगर एक ही ऑर्डर में होंगे तो अपोजिट ऑर्डर वाला होगा नहीं, तो इन सभी सेम ऑर्डर वालों का सम किसके बराबर कर देंगे अपन, जीरो के बराबर कर देंगे, बात समझ में आ गई। तो अगर सबके सब एक ही ऑर्डर में है तो उन सबका वेक्टर सम जीरो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, जीरो के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर वाला है नहीं है, इसका मतलब उसको अपन जीरो लिख सकते हैं। तो सिंस सेम ऑर्डर वालों का सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होता है, अपोजिट ऑर्डर वाला है नहीं, इसलिए अपन उसको जीरो लिख सकते, नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ था भाई, इसको याद रखना, ये काम की चीजें आगे काम आएगी। अब बच्चों आते वापस इधर, किधर आएंगे सर, अभी अपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, याद है, जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखोगे ट्राइंगल लॉ से, बता सकते हो, तुम्हें ट्राइंगल लॉ दिख रहा है क्या तुमको, हाँ दिख रहा है ना सर, देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करो, यहां से चलना शुरू करो, इधर एक ही ऑर्डर में चलना है, ये लो, टेल टू हेड जा रहा है, ठीक है, इसमें भी टेल टू हेड जा रहा है, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आर क्यू वेक्टर प्लस आर पी क्यू वेक्टर, और इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो बच्चों हेड टू टेल जाना पड़ रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर में हो गया ना ये। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा ना वो किसके बराबर होगा, अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होगा। यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, तो आर पी क्यू वेक्टर क्या हो गया, देखना जरा, आर पी क्यू वेक्टर हो गया आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, क्लियर है भैया ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी भी आर पी क्यू निकालना पड़ा ना तो मैं अब इसको डायरेक्ट याद रखूंगा भाई, क्या याद रखना आपको वो समझना, आर पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, मतलब जिसका निकालना है मुझे पी का निकालना था, है ना भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो जिसका निकालना है माइनस इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये बच्चों जो मैंने अभी लाइन बोली, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये केवल यही नहीं, आपको बहुत सारी जगह पर काम आएगी, बहुत सारी जगह पर। आपने अगर 11th क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ा है बच्चों, तो रिलेटिव मोशन में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, गॉट इट, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, चाहे फिर वो पोजीशन वेक्टर हो या वेलोसिटी वेक्टर हो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो, डजंट मैटर, हमेशा रिलेटिव में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, गॉट इट। चलिए, तो अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो बता सकते हो क्या, एक बात मुझे बताओ जरा, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो रिमेंबर, अगर मुझे R12 निकालना है, R12 मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, ये हुआ, फिर रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं 1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना बच्चों, और जिसका लिखना है वो कौन है, वो 1 है, तो ये हो जाएगा जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, ये R12, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही R21 को क्या लिखेंगे, R21 को क्या लिखेंगे, किसका निकालना है अपने को, 2 का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसका निकालना है मतलब 2 का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, लीजिए भाई साहब, लिख सकता हूँ, और यार इन दोनों को ध्यान से देखो यार एक बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ले सकता हूँ इसको, तो ले सकते हैं, माइनस जैसे आप कॉमन लोगे ना तो आप देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस में R12 वेक्टर, का मतलब ये हो गया कि R21 वेक्टर जो होता है ना वो माइनस ऑफ R12 वेक्टर, सही बात है बिल्कुल, R12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ R21, क्लियर है बात ये, रिमेंबर ये आगे काम आएगा अपने को, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक अपने क्या क्या सीख लिया, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं,
कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है, बस ये 2 चीजें अपन ने सीखी ना, और एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाए। ये 3 चीजें हैं जो अभी तक हमने सीखी है आज के इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक और पॉइंट काम आएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा अभी, जब वो काम, ठीक है ना, उस समय बताऊंगा जब काम आएगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में उस समय फ्रेश रहेगा, ताजा ताजा, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पिछली बार का जो लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि किसी भी बॉडी को, चार्ज बॉडी अगर मुझे बनाना है, तो वो जो बैलेंस होता है ना इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, वो बैलेंस मुझे खत्म करना होता है। सही बात है बिल्कुल। तो कभी भी अगर आपको, हाँ, कभी भी अगर आपको मान लीजिए किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है, तो क्या तरीका होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है ना, वो इक्वल इक्वल होता है, उस बैलेंस को खत्म करना है। तो बच्चों उस बैलेंस को खत्म करने के 3 तरीके, कितने तरीके, 3। 3 कौन कौन से होते हैं सर। पहला तरीका होता है बच्चों चार्जिंग बाई रबिंग। और ये ना बहुत, चार्जिंग बाई रबिंग, इसको चार्जिंग बाई फ्रिक्शन भी कहते हैं भाई, रबिंग कह दीजिए या फिर फ्रिक्शन, है ना भाई। फिर दूसरा चार्जिंग बाई कंडक्शन या कांटेक्ट, कंडक्शन कह दीजिए या कांटेक्ट कह दीजिए, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। फिर तीसरा होता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है भाई। ये 3 मेथड्स होते हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में, या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए चार्जिंग बाय रबिंग। अच्छा, आप में से कुछ की ये भी क्वेरीज थी भाई, सर नोट्स कैसे बनाना है। तो बच्चों नोट्स ना क्लास के साथ साथ बनाइए, है ना। उससे क्या होगा, देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, उसका अगर मान लीजिए आपको 1.5 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, तो वो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएगा उसको पूरा करते करते, ऑलमोस्ट लग ही जाता है वो, चाहे कोई भी क्लास क्यों ना, ठीक है। आपको ना नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। जैसे क्लास में आप ऑफलाइन बैठे हुए होते हैं ना, तो सर सामने पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे वो बोलते हैं उस समय, जब वो समझा रहे हैं तो बोर्ड पर देखना होता है, जब वो लिखा रहे हैं तो आपको लिखना होता है। बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, ठीक है, कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको लिखना है उसको, ठीक है ना। वैसे तो मैं मैक्सिमम चीजें तो बोर्ड पर लिख ही देता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चों जो बोली जाती है, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, मतलब मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा यार। अब जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो वो बोर्ड पे थोड़ा लिख, समझ गए ना बात को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम बोलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको बोलूंगा। आपको लगता है कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है। तो दूसरा पहला मेथड होता है बच्चों चार्जिंग बाई रबिंग, साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना भाई। चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शन, देखो होता क्या है कि जब भी कोई 2 बॉडीज होती है ना, उनको आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, क्या करते हैं भाई, रब करते हैं। तो रबिंग की वजह से कुछ हीट जनरेट होती है, जैसे जैसे हाथ तुमने गर्म किया, हाथ गर्म हुए थोड़े से, फुल हुए, हीट जनरेट हुई है ना। अब एक बात मुझे बताओ, एक टर्म होती है बच्चों जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि एलिमेंट के अंदर घूमने के लिए फ्री होते हैं, मटेरियल के अंदर घूमने के लिए फ्री होते हैं, और एक होते हैं जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर मान लीजिए किसी बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बनाना है, क्या बनाना है, चार्ज्ड बॉडी बनाना है। तो चार्ज्ड बॉडी हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बैलेंस को खत्म करके, मतलब या तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या फिर प्रोटॉन निकाल लूं, लेकिन जनरली हम प्रोटॉन को नहीं निकालते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। इसलिए हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ा करते हैं, मतलब चार्ज बॉडी बनाने के लिए हम लोग जनरली किसको छेड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ देंगे भाई, वो हमारा सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, ठीक है। ओके, अब अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है ना भाई, वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, हाँ क्या ना, मानते हो इस बात को। तो वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, हमें उसको कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, रिश्वत का मतलब हो गया कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी हम किस तरीके से दे रहे हैं, वो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपने उसको मान लीजिए गर्म करके थर्मल एनर्जी दी, तो भी उसको एनर्जी मिल रही है।
आपने मान लीजिए उसको कोई दूसरी तरह की एनर्जी दे दी, जैसे कोई काइनेटिक एनर्जी आपने उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दी, कोई टक्कर मार के आपने उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी, तो कैसे भी करके ना आपको उसको एनर्जी सप्लाई करनी है, और इसको सप्लाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यस और नॉट। अब वो एनर्जी अगर इतनी सफिशिएंट हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाउंडेशन को तोड़ के बाहर आ जाए, भाई हमारा इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, लेकिन वो आ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि न्यूक्लियस से बाउंडेड हो। हम क्या चाहते हैं, उस बाउंडेशन को तोड़ना चाहते हैं। बाउंडेशन को कैसे तोड़ेंगे, एनर्जी सप्लाई करके, और उसी एनर्जी को सप्लाई करने का एक तरीका है बच्चों, चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे जब रब करते हैं तो रबिंग के दौरान कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वही हीट थोड़ी बहुत इसमें जाएगी, थोड़ी बहुत इसमें जाएगी, और जब इसमें जाएगी तो बेसिकली जा कर रही है, इसके अंदर ही तो जा रही है ना। जब वो इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो एनर्जी मिलेगी, और अगर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हुई, अगर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हुई कि बच्चों वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, तो फिर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बॉडी क्या बन जाएगी, चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो चार्ज बॉडी बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे भी करके इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जोड़ना है। तो अभी अपन निकालने वाली बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर जब ऐसे रब करेंगे तो पूरा पूरा सीक्वेंस समझिए, सीक्वेंस क्या हो रहा है। जब हम ऐसे रब करेंगे तो रबिंग की वजह से कुछ हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से कुछ एनर्जी इसमें जाएगी, कुछ एनर्जी इसमें जाएगी, उसी हीट एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। कब फ्री होगा, अगर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हुई कि न्यूक्लियस के बाउंडेशन को तोड़ दे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाए। समझ गए बात को। और जैसे वो फ्री हुआ सरफेस से, मान लीजिए वो निकल गया, बॉडी से निकल के चला गया, हमने उसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी कि वो सरफेस से निकल के चला गया, बॉडी से निकल के चला गया, तो इस बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अगर जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो ये कौन सी बॉडी बन जाएगी, चार्ज बॉडी बन जाएगी। बात समझ गए। तो प्रोसेस क्या है, रबिंग की हमने, रबिंग की वजह से हीट जनरेट हुई, हीट जनरेशन की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी इस बॉडी के अंदर गई, थोड़ी बहुत दूसरी के अंदर गई, फिर उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाउंडेशन को तोड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है। बट रिमेंबर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि हाँ वो अपन को चार्ज कर पाए, ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होता है बच्चों, लाइटनिंग देखिए आपने कभी, बादल जब बिजली कड़कती तो अपन कहते हैं लाइटनिंग जिसको कहते हैं। तो लाइटनिंग इसी का ही एक एग्जाम्पल, देखो होता क्या है, एक क्लाउड है, क्लाउड का मतलब आपको जो छोटा सा क्लाउड दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा क्लाउड होता है एक्चुअल में, इतना बड़ा कि आपका शहर पूरा का पूरा कवर हो जाए, बल्कि उससे भी बड़ा क्लाउड होता है वो, ठीक है। आप सोचो ना कि इतने किलोमीटर दूर है फिर भी हमको वो क्लियर दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा सा क्लाउड। डेफिनेटली उसके पास जाओगे तो आप उसका शेप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा होगा वो, ठीक है। ओके, तो होता क्या है भाई, एक क्लाउड ये रहा, दूसरा क्लाउड ये रहा, तो जब ये दोनों क्लाउड आपस में ऐसे रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे, तो रबिंग की वजह से क्या होगा बच्चों, हीट जनरेट होगी, होगी ना भाई हीट। हीट की वजह से एक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो अब देखो वो कोई छोटा मोटा क्लाउड तो है नहीं, बहुत बड़ा सा क्लाउड है, तो बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा होगा। तो जब वो आपस में ऐसे रब करते हैं तो रबिंग की वजह से एक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दूसरा क्लाउड जो आपस में रब कर रहे हैं। तो रबिंग हुई, रबिंग की वजह से एक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ या चार्ज का ट्रांसफर हुआ दूसरे क्लाउड की तरफ, ठीक है। जब वो चार्ज का ट्रांसफर होता है तो बच्चों याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है। करंट वो फिनोमेना होता है जो कि एक मूविंग चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है, यस और नॉट। तो जब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में फ्लो करते हैं, तो बच्चों उसकी वजह से एक बहुत तेज स्पार्किंग जनरेट होती है। शायद आपने कभी घरों में भी देखा होगा, स्पार्किंग होती है, वहां पर भी चार्ज का फ्लो होता है। इसी तरीके से जब एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज लीक हो जाए तो वहां पर स्पार्किंग क्रिएट होती है, स्पार्किंग। और बच्चों उसी स्पार्किंग को हमें लाइटनिंग के फॉर्म से नाम से जानते हैं। समझ गए लाइटनिंग कैसे होती है, रबिंग की वजह से एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और जब इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो एक सडन स्पार्किंग जनरेट होती है, और बच्चों उसी स्पार्किंग को ही हम लाइटनिंग कहते हैं। आप समझ में आगे क्या होता है लाइटनिंग, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, व्हेन टू बॉडीज, देखो कभी भी ना आप खुद की लैंग्वेज बनाने की हमेशा कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना कि सर जो लिखा रहे ना वही की वही लैंग्वेज अपन रट लें।
मैं जो बोल रहा हूं पहले आप उसको समझिए, समझने के बाद अपनी खुद की लैंग्वेज बना के उसको अपनी कॉपी में लिखिए, तब देखना आपके लिए सब्जेक्ट कितना आसान बन जाएगा। When two bodies are rubbed against each other, are rubbed against each other, electrons from one body transfers to other. जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा दूसरी, ठीक है। ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, both the bodies becomes charged body। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दोनों बॉडीज क्या बन जाती है बच्चों, चार्ज्ड बॉडी बन जाती है। अब चार्ज बॉडी तो दो तरह की होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। याद करो बच्चों, पिछले लेक्चर पर अपन ने बात की थी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब कौन सी बॉडी, वो जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। और वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। यस और नॉट। तो मेरी नेक्स्ट लाइन यही रहेगी कि वो बॉडी which will lose electron becomes positively charged body, ठीक है। and body which gain electrons becomes negatively charged। वो कौन सी बॉडी बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। ठीक है ना भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या लिख रहा हूं मैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन, यस और नॉट। अभी जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं मतलब तरीका है। तुम खुद सोचो एक बार, अगर मैं आपको दो बॉडी दे दूं, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, दूसरे के अंदर टाइटली बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब बंधे हुए हैं। तो एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े ढीले ढीले बंधे हुए हैं और दूसरी बॉडी में बहुत टाइटली बांध रखा है न्यूक्लियस। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी? ऑफ कोर्स वो वाली बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे, और वो वाली इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हो। यस और नॉट। तो जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे, और वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, और वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे। तो टाइटली बाउंड वाली पॉजिटिवली सॉरी टाइटली बाउंड वाली नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, और लूजली बाउंड वाली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसमें लूजली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर, ठीक है ना भाई। होपिंग दैट ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, हमने क्या किया, ए को रब किया बच्चों बी के साथ। तो हमने क्या देखा, ए जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, और बी जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बता सकते हो इसमें से किस में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होंगे, किस में लूजली बाउंडेड? सर अभी तो बताया था आपने, वो बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिसमें टाइटली बाउंड होते हैं वो गेन करेगी। तो लूज कौन कर रही है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी और ये गेन कर रही होगी। सही बात है। ओके सर, ठीक है।
फिर अपने क्या किया, बी और सी को रब किया। बी और सी को जब रब कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है, तो हम ये देखते हैं कि ए बी और सी को कर रहा है ना भाई, बी यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है और ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। ये कह रहे हैं यार, बार बार ये याद आ रहा है मुझे यार, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन, आपको ये बताने की अगर हम ए और सी को रब करें, इन दोनों को आपस में अगर रब करें तो बताना है ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और सी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन है भाई। हेलो, आज ट्राई किया तुम लोगों ने, हो गया तुम्हारा, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। चलो भाई, होपिंग दैट अभी तक कर लिया होगा तुम लोगों ने, अब तक तो 2-4 क्वेश्चन कर लिए होंगे इस टाइप के, नहीं देखो, तुमको सोचिए ए और किसको रब कर रहे हैं अपन, ए और बी को, तो ए जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इसका मतलब इसके अंदर लूजली बाउंडेड है और बी के अंदर टाइटली बाउंडेड है। तो अगर मैं आपको ए और बी को कंपेयर करवाऊं तो बता सकते हो किसमें टाइटली बाउंडेड होंगे, हाँ बिल्कुल ना सर, बी के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होंगे एज कंपेयर टू ए, सही बात है, बी के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे एज कंपेयर टू ए, सही बात है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल, ठीक है। जब मैं बी और सी को रब कर रहा हूं तो तुम्हारे हिसाब से किसमें टाइटली बाउंडेड है, सर सी के अंदर, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और बी के अंदर लूजली बाउंडेड होंगे तभी तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। लूजली बाउंडेड मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, सी के अंदर टाइटली बाउंडेड है, इसका मतलब सी और बी में से ना सी के अंदर टाइटली बाउंडेड है और बी के अंदर लूजली बाउंडेड है, सही बात है। अब सोचिए, बी के पास ए से ज्यादा रुपए हैं, सी के पास बी से भी ज्यादा रुपए हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सी के पास डेफिनेटली ए से भी ज्यादा रुपए होंगे, यस और नॉट। अरे भाई सिंपल सी गणित है ना, बी के पास ए से ज्यादा रुपए हैं मतलब बी ज्यादा अमीर है ए से, सी बी से ज्यादा अमीर है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सी ए से भी ज्यादा अमीर होगा, बिल्कुल कह सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट 1 and 2 आई कैन राइट सी ज्यादा अमीर है बी से और बी ज्यादा अमीर है ए से, तो सी डेफिनेटली ए से भी ज्यादा अमीर होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड किस में है, सी में, और सबसे लूजली बाउंडेड किस में है, ए में। अब मुझे बताओ, जब ए और सी को रब करोगे तो सिंस ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इट मींस दैट कि ए शुड बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सी शुड बिकम नेगेटिवली चार्ज, सही बात है बिल्कुल। तो समझ गए ना कैसे करना है इसको, तो जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आप इस बात को समझ जाएंगे भी कि करना कैसे होता है, क्लियर है ना भाई। चलो आगे बढ़े यहां से। अच्छा, कितने लोगों का सही आंसर आया था, सच सच बताना भाई, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आई होप आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अच्छा, हाँ ना, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, लाइटनिंग जो था ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा एक और आप चाहे तो लिख सकते हैं, जब ग्लास की रॉड को पुराने जमाने में ये देखा गया था कि जब ग्लास की रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं ना बच्चों के साथ, सिल्क क्लोथ के साथ, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ग्लास की रॉड जो होती है ना ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और सिल्क क्लोथ नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सोचो, ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जब ग्लास की रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करोगे ना तो ग्लास की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी ना भाई, ठीक है, क्लियर है ये दोनों एग्जांपल्स, ठीक। चलिए अभी दूसरा मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेथड है भैया चार्जिंग बाई कंडक्शन या कॉन्टैक्ट, है ना बच्चों, ये दूसरा मेथड है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है वो समझिए। ये कोई गोला है, क्या है एक गोला, और यहां पर हमने क्या किया, इसके बिल्कुल पास में ना एक रॉड रखी हुई है, एक रॉड है, ठीक है? और इस गोले को ना अपन ने क्या किया हुआ है, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, इंसुलेटिंग,
और ये गोला जो है ना कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग गोला, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इस रॉड पर ना पहले से ही कुछ चार्ज है बच्चे, पहले से कुछ चार्ज है, मतलब ये ग्लास की रॉड मान लो, है ना, कि हमने इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब किया और फिर हम इसको इसके पास लेके, ठीक है। अब सोचना भाई जरा, जब इस ग्लास की रॉड को देखोगे ना तो इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सोचिए पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर, अगर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सही बात है बिल्कुल, यस व्हाई नॉट, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करने का मतलब एक दूसरे से दूर, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। बट सवाल ये उठता है कि फिर ये दूर क्यों नहीं जा रहे, मतलब इससे उछल के क्यों नहीं जा रही है, हवा में क्यों नहीं जा रहे, रीजन इज आसपास का जो मीडियम है ना बच्चों, वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब वो इंसुलेटर है। तो जैसे एयर है, तो एयर एक इंसुलेटर मीडियम होता है, और सिंस वो एक इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज कभी भी इंसुलेटर के अंदर नहीं जाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो हमेशा उस मीडियम में जाएगा जो उसको प्रोपगेट कर सके, मतलब कंडक्टर मीडियम में जाए। सिंस इस रॉड के आसपास का मीडियम इंसुलेटर है, एयर, तो वो चार्ज एयर में जम करके नहीं जाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब सोचिए, लेकिन इनका मन तो कर रहा होगा ना जाने का, क्योंकि वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको एक रास्ता प्रोवाइड करा दें, कोई तरीका निकाल दें ताकि हम इनको एक रास्ता प्रोवाइड करा दें, लो भाई जाओ जिधर जाना है। तो क्या ये जाएंगे, तो जवाब है बस यस, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उनका तो मन कर रहा है जाने का। तो हम यही टेक्निक यहाँ पर यूज करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, देखो भाई, हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो रॉड थी ना इसको इसके साथ कांटेक्ट करवा, अब जैसे मैं इस रॉड को इसके साथ कांटेक्ट करवाऊंगा तो क्योंकि ये कंडक्टर है, तो जैसे ही इन चार्ज को पता चलेगा कि अरे भाई हमारे पास कोई कंडक्टर आ चुका है, हमारे पास में एक रास्ता मिल चुका है हमको, तो यहाँ के जो चार्ज थे वो थोड़ी बहुत निकल के कहां पर आ जाएंगे, इस गोले पर आ जाएंगे, तो थोड़े बहुत चार्ज निकल के इस गोले पर आगे थोड़े बहुत निकल के, क्लियर है। अच्छा, क्यों आए, आपस में रिपल्शन की वजह, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस रॉड को वापस हटाऊंगा तो क्या होगा सर, जैसे आप इस रॉड को वापस हटाओगे ना तो अब ये होगा, क्या होगा वो मैं दिखाता हूं। अब जैसे आप इस रॉड को हटाओगे ना तो इस पर कुछ चार्ज आ चुका होगा, सही बात है बिल्कुल, कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस गोले पर पहले कितना चार्ज था, गोले पर पहले कोई चार्ज ही नहीं था, देखो इस गोले पर तो न्यूट्रल था ना, ये वाला तो न्यूट्रल लिख देता हूँ, ये न्यूट्रल है, पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब इस पर पहले कोई चार्ज ही नहीं था, नेट चार्ज जीरो था। लेकिन हमने क्या किया, उस रॉड के साथ, रॉड कैसी थी, ऑलरेडी चार्ज थी, उस ऑलरेडी चार्ज रॉड के साथ जब हमने इस स्फीयर को कांटेक्ट में लेके आए, तो कांटेक्ट की वजह से इस पर कुछ एक्सेस में चार्ज आ गया ना भाई, इसका मतलब ही कौन सी बॉडी बन गई, चार्ज बॉडी बन गई, क्योंकि इस पर पहले कोई चार्ज ही नहीं था, अभी चार्ज आ गया, चार्ज बॉडी बन गई। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी को एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, कैसे लेके आए, एक न्यूट्रल बॉडी को एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के साथ, न्यूट्रल बॉडी कौन थी, स्फीयर था, ऑलरेडी चार्ज बॉडी कौन थी, रॉड थी, तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी को एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आए, और इस कांटेक्ट की वजह से ये न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी बन गई। इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना भाई, ओके। अब तुम एक बात सोचो कि ये जो चार्ज है ना, ये वाले चार्ज, ये खुद भी तो आपस में रिपेल करेंगे, तो ये भी दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आसपास का मीडियम नॉन कंडक्टिंग इसलिए नहीं जाएंगे, लेकिन ये अपने बीच में सेपरेशन को तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो सोचिए इनके बीच में सेपरेशन मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इनके बीच में सेपरेशन को मैक्सिमम करने के लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, लो तुम भी जाओ हम भी जाते हैं एक दूसरे से दूर दूर, इस तरीके से आपस में एक दूसरे को अरेंज कर, बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या हुआ। तो अब मैं लिख देता हूँ इसको, पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं जो लिखवाना वो लिखवा देता हूं, ठीक है।
मेथड अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, अब देखो उसी मेथड को ना मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों। वर्ड्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन? मेथड ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, प्रोसेस लिख, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, अ न्यूट्रल बॉडी by placing it into contact with an already charged body is known as charging by conduction। तो डायग्राम अगर आपको याद है ना बच्चों, तो हमने उसी को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा। एक न्यूट्रल बॉडी को एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, फिर वो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी बन गई। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो रॉड के ऊपर वाले चार्ज थे, वो आसपास के मीडियम में क्यों नहीं जा रहे? तो उसका रीजन है कि आसपास का जो मीडियम है ना, वो नॉन कंडक्टर है। सही बात है। क्या होता अगर ये स्फीयर भी नॉन कंडक्टर होता तो क्या रॉड के चार्ज उतर के स्फीयर पर आते? तो जवाब है नहीं आते, क्योंकि नॉन कंडक्टर पर वो जाना पसंद नहीं करते। यस और नॉट? इसलिए ये मेथड केवल इंसुलेटर के लिए, ये मेथड केवल कंडक्टर के लिए काम करेगा। मतलब ये जो होना चाहिए ना, ये कंडक्टर होना चाहिए, जो स्फीयर है ना वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर कंडक्टर है तो ही इस रॉड का चार्ज निकल के इधर आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, देख लिया भैया? नेक्स्ट देखो, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड मतलब कौन सा मेथड? तीसरा मेथड है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है देखो। बड़े फाइनली ये कॉपी नहीं होती। अरे यार, देखो किस्मत ना बड़ी, क्या बोलूं, कौन लाई। अभी ठीक, ये बात है ना बिल्कुल। हाँ यार, ठीक है, ओके। अब समझिए इसको, इसमें क्या होता है भाई। ये क्या है ना बच्चों, एक इंसुलेटर स्टैंड है ना, इंसुलेटर का एक स्टैंड अपन ने बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके, दिस इज एन, तीनों के इसमें बच्चों इंसुलेटर यहाँ पर भी है। गोला इंसुलेटर नहीं है, स्टैंड इंसुलेटर है ना, और ये तो गोला तो कंडक्टर ले रहे हैं। अब देखना भाई, ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, न्यूट्रल, न्यूट्रल
यहाँ पर एक रॉड है, क्या एक रॉड, रॉड पर कुछ चार्ज अपन समझना भाई इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है किसी को देख के कुछ कुछ होना, तो इंडक्शन कहते हैं। क्या होता है? किसी को देख के कुछ कुछ होना, उसी को इंडक्शन कहते हैं। मतलब उसने किया कुछ नहीं है लेकिन फिर भी देख करके कुछ हो रहा है, तो इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये रॉड इसके पास में है, इस पर कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचिए पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे? तो जवाब है नेगेटिव चार्ज को। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पर हैं वो क्या करेंगे बच्चों, इस ये जो आप देख रहे हो ना स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है जी, खींच लिया उन्होंने, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे ना उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। आओ हमारे पास। अब सोचिए अगर ये नेगेटिव चार्ज, अच्छा रिमेंबर इसके अंदर अभी भी टोटल चार्ज 0 है, हमने इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं किया अभी भी। रिमेंबर यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आए और उसकी वजह से इसके अंदर कुछ नेगेटिव इसके तरफ चले गए, लेकिन कांटेक्ट नहीं है रॉड का, याद रखना। देखो कांटेक्ट नहीं, यहां पर गैप दिख रहा है आपको, तो कांटेक्ट नहीं करवाया अपन ने, पास में रखा है बस। नेगेटिव तो इधर आ जाएंगे और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना उनको धक्का मारेंगे कि जाओ हमसे दूर, ये चले गए। तो जब ये इससे दूर चले गए ना, ऐसे ये इधर आ गए, ये इससे दूर चले, ठीक है, ये यहीं आके क्यों रुके, आगे क्यों नहीं जा रहे? सर कहां से जाएंगे, आगे तो इंसुलेटर है, एयर है, एयर तो एक इंसुलेटर होता है, हाँ कि ना? क्या हो अगर हम इनको एक रास्ता प्रोवाइड करा दें, अब तो जाएंगे बिल्कुल, यस और नॉट? तो हम क्या करते हैं, इनको एक रास्ता प्रोवाइड कराते हैं। ये लोग एक हमने रास्ता प्रोवाइड करा दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब हमने इनको एक कंडक्टर से जोड़ दिया, अर्थ भी एक कंडक्टर होती है बच्चों, ठीक है। ये रॉड अभी भी यहां पर ही रखी हुई है, रिमेंबर यहां पर ही रॉड रखी हुई है, पर अभी भी कोई चार्ज दिया हुआ है अपन ने, यहाँ पर अभी भी इस पर नेगेटिव चार्ज ही है, ले लीजिए। अब जैसे ही इन पॉजिटिव चार्ज को पता चला, क्या पता चला कि भाई हम पर इधर से भी धक्का मारा जा रहा है और हमारे पास एक रास्ता भी है, तो सोचिए क्या ये रुकेंगे यहां पर? बिल्कुल नहीं, तो ये निकल लेंगे इधर, ये लोग। और जैसे ये इधर गए तो बच्चों पहले इस पर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, 50 प्रोटॉन्स थे, 50 नेगेटिव चार्ज, 50 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये अर्थिंग करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गए तो इसके पास बचे कौन से? सर इसके पास नेगेटिव में बचे, ठीक है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना वो यहां पर ऐसे इकट्ठे हो, ठीक है जी। अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, यहां से इस रॉड को हटा देता हूं, तो क्या होगा? तो सर इसके पास अब एक नेगेटिव चार्ज तो आ ही चुका है, ठीक है, तो ऐसे जमा हो जाएंगे। लेकिन बच्चों जैसे पिछले वाले केस में देखा था ना अपन ने, ये नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना बच्चों, तो एक बात मुझे बताइए, क्या ये आपस में एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे? तो सर सीधा इनको भी बाहर भेज दो ना, क्या ये बाहर जाएंगे? अपने आप से सवाल पूछिए, तो जवाब है नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर का मीडियम तो इंसुलेटर, इसलिए ये अपने आप उछल के बाहर नहीं जाएंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है ना अब वो यहीं के यहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि उनके बीच में भी रिपल्शन लग रहा है इसलिए वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी आपस में दूर दूर चले जाएं। और दूर दूर वो कैसे जाएंगे? वो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत तुम दूर जाओ, थोड़ा बहुत हम दूर चले जाते हैं, ऐसे वो एक दूसरे से दूर दूर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो देखिए बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग में एक न्यूट्रल स्फीयर था और हमने उसको क्या बना दिया, चार्ज स्फीयर बना दिया। हाँ जी ठीक, चार्ज स्फीयर। तो सोचिए न्यूट्रल स्फीयर से चार्ज स्फीयर अपन ने कैसे बनाया, एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करा, पास में रखा। रिमेंबर पिछले वाले केस में हमने कांटेक्ट किया था, इस वाले केस में हमने पास में रखा है, दोनों में अंतर है। पास में रहना, कांटेक्ट में रहना, दोनों अलग अलग चीजें। तो पिछले वाले केस में हमने कांटेक्ट करवाया था रॉड का स्फीयर के साथ, इस वाले केस में अपन ने रॉड का स्फीयर के साथ कांटेक्ट नहीं करवाया, ऐसे बस पास में ले जाके स्फीयर के अंदर कुछ कुछ करवा दिया अपन ने, ठीक है। तो पास में लेके गए हम लोग, यहां पर इस पास में ले जाने की वजह से एक न्यूट्रल स्फीयर क्या बन गया, चार्ज स्फीयर बन गया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो लेट मी राइट, इट इज
द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देखो ये लैंग्वेज ना आपको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद की लैंग्वेज बनाइए, उस डायग्राम को याद करिए और उसी को वर्ड्स में लिख दीजिए बस। इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी? अ न्यूट्रल बॉडी, बाई प्लेसिंग इट इनटू बाई प्लेसिंग इट नियर टू, बस ये शब्द इसमें डिफरेंट है। पिछले वाले केस में क्या था, ये प्लेसिंग इट इनटू कांटेक्ट था, है ना, नियर टू एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी। ऑलरेडी चार्ज बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी को अपन क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय। क्लियर है भैया ये कैसे हुआ सब कुछ? ओके, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। अंडरस्टूड? लिख लिया भैया ये वाला, ये लिखना है आपको, ये डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा जरा आप सोचिए, अगर मान लो मैं यहां से इस रॉड को वापस हटा लूं तो क्या होगा? इसी जगह पर इस रॉड को हटा लूं, सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, यस और नॉट? क्योंकि ये नेगेटिव इधर क्यों आए थे? इस रॉड की वजह से। अब चलो वही चला गया तो फिर ये इधर क्यों रहेंगे और ये पॉजिटिव इधर क्यों रहेंगे? फिर ये वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाए, ठीक है ना, अगर आपने यहां से इस रॉड को वापस हटा लिया, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात आपने नोटिस की, हम कौन सी वाली रॉड लेके आए थे? पॉजिटिव वाली रॉड, और स्फीयर पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा अगर मान लो मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो सोचिए अगर स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो रॉड के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे, रॉड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, इधर नेगेटिव चले जाएंगे, यहां वाले नेगेटिव को हम रास्ता प्रोवाइड कराएंगे तो नेगेटिव नीचे भाग जाएंगे। तो रॉड पर कौन सा यहाँ पर स्फीयर पर कौन सा एक्सेस में चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या होता था कि जिस नेचर की आप रॉड लेके आ रहे थे उसी नेचर का चार्ज उस बॉडी पर आ रहा था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूं तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज लेके आ रहा हूं तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना भाई? ओके, ये जो मेथड है ये हमेशा ये कंडक्टर के लिए भी वर्क करता है, इंसुलेटर के लिए भी वर्क करता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, याद आया कुछ? नो, वो रबिंग करते हैं ना अपन यूं, वो तो रबिंग की वजह से चार्ज हो गया स्केल आपका, उसके बाद वो पेपर को लिफ्ट कर रहा है, याद है? जब वो पेपर को ऐसे लिफ्ट करेगा ना तो पेपर के अंदर यही फिनोमेना होता है, कौन सा? इंडक्शन वाला। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना कि वो सब कुछ कैसे होता है, फिर मैं आपको इसको समझाऊं, ठीक है। इंडक्शन का एक फिनोमेना होता है, इंडक्शन की वजह से पेपर पॉजिटिवली, पेपर के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस वजह से स्केल उसको लिफ्ट कर, बार पढ़ना आप इसको। फिर मैं खुद चाहता हूं कि आप पहले खुद से पढ़ के आए और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको, तो देखना कितना इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इट पॉसिबल टू चार्ज बॉडी ऑफ सेम नेचर अट्रैक्ट ईच? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो बॉडी जिन पर सेम नेचर का चार्ज हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? सर नहीं हो सकता। क्यों? आपने लिखाया था कि अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर अनलाइक नेचर के चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, यही कहा था अपन ने। बच्चों मैंने वहां पर एक और बात लिखी थी, पॉइंट चार्ज, याद है? मैंने कहा था कि 2.4 पॉइंट चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो वो स्टेटमेंट केवल हमेशा ट्रू होता है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन अगर कोई बॉडी है तो क्या बॉडी के लिए ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब है यस, पॉसिबल है। आंसर इज यस। सर आंसर तो आपने बता दिया, होगा कब ये बताओ। देखो जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी,
इस पर हमने क्या दिया हुआ बच्चों, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया, बहुत सारा पॉजिटिव, ठीक है। और इस पर हमने क्या दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज दिया, छोटा सा चार्ज। तो मतलब एक बॉडी पर जो चार्ज है ना वो दूसरी बॉडी की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उससे क्या होगा सर, देखो उससे इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास में जो ये दूसरी बॉडी रखी है उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच, तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना बच्चों वो सारे के सारे इधर खींचे हुए चले आएंगे, इस तरफ इधर से खींचे हुए चले आएंगे। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो किधर भागेंगे सर, वो सारे के सारे दूर भागेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे दूर भाग देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट किया। ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। सही बात है बिल्कुल। तो कहने का मतलब इस स्फीयर की वजह से इस स्फीयर पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, एक रिपल्शन का। तो नेट फोर्स कौन सा होगा सर, नेट फोर्स इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ये इस तरफ है ये इस तरफ। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट होता है a माइनस बी। सर आपने अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन ही क्यों किया, देखो अगर मान लो ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाए, ये वाला फोर्स अगर इससे ज्यादा हो जाए, कौन सा वाला, इफ एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन, ऐसा हो सकता है, अभी बात करेंगे। तो फिर नेट फोर्स जो होगा ना वो कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। यही बात है बिल्कुल। अगर मान लो ये वाला फोर्स 100 है और ये वाला 95 है तो नेट फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर। बस ये बात है ना, फिर नेट फोर्स। इसका मतलब फाइनली ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सर लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इससे ज्यादा होगा क्यों, देखो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों, एक तो नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं और दूसरा दूरी कितनी। तो इनमें से कौन से चार्ज ज्यादा है सर, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। उसका रीजन क्या है, इस पर हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था। तो जैसे मान लो अपने इसको एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिया हुआ है पहले से ही, और इसमें 50 नेगेटिव चार्ज और 50 पॉजिटिव चार्ज और आ गए, तो यहां पर कितने नेगेटिव हो गए, 50 नेगेटिव हो गए। लेकिन पॉजिटिव कितने होंगे सर, 50 तो अभी आ गए और एक पहले से था, तो 51 पॉजिटिव। आपने एक इसको एक्स्ट्रा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, इन पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव पर अट्रैक्टिव लगेगा 50 इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना। इन पॉजिटिव की वजह से इन 51 पॉजिटिव पर रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो नंबर ऑफ चार्ज कौन से ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन बच्चों दूरी को ध्यान से देखिए, इसकी दूरी जो है ना पॉजिटिव इन इस स्फीयर से कंपैरेटिवली कम है और इसकी दूरी इस स्फीयर से थोड़ी ज्यादा है। तो सिंस इसकी दूरी इस स्फीयर से ज्यादा है, किसकी, पॉजिटिव वाले चार्ज की दूरी इस वाले स्फीयर से ज्यादा है, इसलिए ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। भाई ऐसी कोई सिचुएशन बना सकते हैं ना अपन में, दो इफेक्ट यहां पर आ रहे हैं, दो इफेक्ट कौन कौन से, एक तो दूरी वाला इफेक्ट, एक चार्ज वाला इफेक्ट। अगर कैसे भी करके हम इस दूरी वाले इफेक्ट, ये जो चार्ज वाला इफेक्ट है, चार्ज किस पर ज्यादा है, पॉजिटिव पर, तो अगर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर दूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे भी करके अगर हम इस दूरी के इफेक्ट को डोमिनेट करवा दें चार्ज के इफेक्ट से, फिर उस बच्चों वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, आगे ना। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब चार्ज ऑन वन बॉडी मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन अनदर बॉडी, तो ही ये काम हो। मतलब इस बॉडी पर जो चार्ज हो वो इस बॉडी के चार्ज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में इसको बहुत सारा पॉजिटिव दिया था, लेकिन मैंने इसको केवल मात्र एक पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना।
तो अगर एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो ये दूरी वाला इफेक्ट जो होता है ना, ये डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से ये ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। और क्या पढ़ेंगे सर आज? चलो ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। गुलाम्स लॉ। गुलाम्स लॉ क्या है भाई? गुलाम्स लॉ क्या होता है? गुलाम, देखो, बेसिकली ये जो लॉ था ना, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए दिया। अब रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आज से अपने क्वेश्चन चालू हो जाएंगे अब, ठीक है? आई मीन टू से अगले लेक्चर, आज तो अपन बेसिक। ये लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस है और 2 पॉइंट चार्जेस, तो अगर 2 पॉइंट चार्जेस आपको दिए हुए हैं बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में ना इतना फोर्स लगता है, कितना? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई। अब ये कूलम्ब्स ने ना एक्सपेरिमेंट निकाल करके ये सारा रिलेशन डिराइव किया हुआ है, जो आपके सामने भी है, ठीक है? अब इसमें से कुछ टर्म्स है बच्चों, है ना, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसी एप्सिलॉन नॉट को फिर एक और टर्म से लिखा जाता है, वो भी बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं बच्चों परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। की परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसको अपन एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, इसकी यूनिट 10⁻12 बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10⁻12। ठीक है सर, ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको ना आप समझोगे कब? जब कैपेसिटर पढ़ोगे, वहां पर डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए, किसी मीडियम की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करवाने की, वो परमिटिविटी से नापते हैं। किसी मीडियम की एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिटिविटी, ठीक है? ओके, अब ये जो 1/4πε0 आप देख रहे हो ना बच्चों, तो के से भी लिखा जाता है, ये मतलब कूलम्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर। 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम में, यहाँ पर ये भी, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच में फोर्स, ठीक है? क्लियर है भैया यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ से आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको अगले लेक्चर पर लिखाऊंगा। आज के लिए थोड़ा सा चिल मारो, और अगले लेक्चर पर इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन बढ़िया से, है ना? तो आज थोड़ा सा और जितना अपन ने पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो आज मैंने 11th का आपको थोड़ा सा पोर्शन बताया ना बच्चों, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना यार, क्योंकि बड़े काम की चीज है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, फिर आज का लेक्चर अपन यहीं रोकते हैं, यहाँ से आगे अपन अगले लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे पढ़ाई करते रहें, एंड मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है? ऑल द बेस्ट।